हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में कॉस्टिंग का फैकल्टी। यूट्यूब पर हमने एक वीडियो सीरीज चालू कर रखी है जिसके अंदर हम उन सभी स्टूडेंट की मदद करना चाहते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको केस स्टडी के क्वेश्चंस करने में डर लगता है, जिनको कॉस्टिंग के मॉडल से डर लगता है और जिनके मन में यह वहम बैठ गया है कि कॉस्टिंग, पता नहीं कॉस्टिंग का पेपर पास होगा कि नहीं होगा। मैं समझता हूं कि कॉस्टिंग का पेपर डिफिकल्ट है, बट अगर आप डीपली डेप्थ के अंदर हर बात को समझेंगे और सीखेंगे तो इस बात की मेरी गारंटी है कि एग्जाम में केस स्टडी का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो पहले 5 चैप्टर की यूट्यूब वीडियो सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। अगर आपने वो चैप्टर्स अभी नहीं देखे हैं तो एक बार वहां पर जाकर आप देख लीजिए। हम हर मॉडल को आपसे लिंक करके आपको सिखाते हैं, रियल लाइफ में उसका क्या इंप्लीकेशन हुआ, किस कंपनी ने उस मॉडल का इस्तेमाल कैसे किया, ये बातें भी आपको डिटेल में बताते हैं। और वो स्टूडेंट जो पहले 5 चैप्टर देख चुके हैं वो तो इस 6ठे चैप्टर को देखना चालू रख ही सकते हैं। और साथ ही में कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 की वीडियो देख रहा है वो भी इस वीडियो को देखते हुए रहना कंटिन्यू कर सकता है। इस बात की मेरी गारंटी है कि 100% आपको समझ में आने वाला है। और ये पूरे का पूरा हम पढ़ रहे हैं सीए फाइनल के स्टडी मैट से और सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो आईसीएआई द्वारा दिया गया स्टडी मैट निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग। चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, डिसीजन मेकिंग का हम सभी के जीवन पर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है। डिसीजन मेकिंग जितनी एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही ये हम सब लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर सही डिसीजन लिया तो जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और डिसीजन गलत हो गया तो पीछे गिर सकते हैं। इसके ऊपर एक बात मेरे को अभी याद आ रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार एक रिपोर्टर ने एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी से पूछा कि सर ऐसा कैसे होता है कि जीवन में आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, ऐसा आपने क्या किया? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैंने सही डिसीजन लिए, यानी कि करेक्ट डिसीजन मेकिंग मैंने की, उस वजह से मैं आज जिंदगी में सफल हूं। तो रिपोर्टर ने अगला सवाल किया कि आपने सही डिसीजन कैसे लिए? तो उन व्यक्ति ने कहा कि रॉन्ग डिसीजंस लिए मैंने और उनके एक्सपीरियंस से मैंने लर्न किया और इस प्रकार से मैं सही डिसीजन की तरफ आ पाया। यानी कि आपके वो एक्सपीरियंसेस, वो डिसीजन जो गलत होते हैं, जो आपके फायदे के नहीं होते हैं, उससे अगर आप सीख लो तो जिंदगी में सही डिसीजन कर पाना आसान है। एक स्टूडेंट पहले अटेम्प्ट के अंदर फेल हो गया, उसका दोस्त पास हो गया, सीए बन गया। तो जो स्टूडेंट फेल हुआ है उसके मन में थोड़ा सा दुख तो होता ही है। वो थी ना एक मूवी 3 इडियट्स कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो वही कहानी है यहां पर। अगर ये स्टूडेंट हार मान जाए, बोले कि नहीं मैं तो एक अटेम्प्ट फेल हो गया हूं, अब मैं उससे आगे नहीं जा सकता, तो ये होगा गलत डिसीजन। लेकिन अगर वो फ्रेंड अगले अटेम्प्ट के अंदर पास हो जाए, उसके बाद जाहिर सी बात है सरकारी जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी ग्रोथ, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी स्किल और आपकी काम करने की विल पावर पर डिपेंड करती है। जबकि पीएसयूज के अंदर, सरकारी कंपनी के अंदर प्रमोशन टाइम पर डिपेंड करता है। अब सोचो 3 साल बाद जब आपके दोस्त का पहला प्रमोशन होगा तो हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के बाद आप उन 3 साल में 2 प्रमोशन ले चुके हो। पॉसिबल है। तो देखा आपने, वो हारने के बाद भी जीत गया। क्यों? उसने अपने गलत डिसीजन से सीखा, अपने बैड एक्सपीरियंस से सीखा और जिंदगी में आगे बढ़ गया। इसी को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यहां पर हम बात करेंगे कि एक कंपनी किस प्रकार से डिसीजन लेती है, कंपनी किस प्रकार से सोचती है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त या कोई भी डिसीजन। उदाहरण के लिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कंपनी का पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। लेकिन प्रॉफिट कमाना तो पर्पस है, लॉस भी तो हो सकता है, चांसेस तो है। हो सकता है मार्केट उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ना करे,
प्रॉपर पॉजिटिव रेस्पॉन्स ना मिले, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे में सबसे पहला कंपनी के मन में डर होता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए। तो वो कहीं लॉस ना हो जाए उस बात को इंश्योर करने के लिए कंपनी को निकालनी पड़ती है वो मिनिमम सेल, ताकि लॉस ना हो। और इसी को टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। इस कॉन्सेप्ट को मैं अगर आपसे लिंक कर दूं, आप क्या चाहते हैं? कॉस्टिंग में सर हमारे 70 नंबर आए, 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, सर 95, सर 98, सर 99, सर 100/100। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहां तक सोच भी नहीं पाते। पहले सोचोगे तभी तो मिलेगा, अगर सोच ही नहीं पाओगे तो मिलेगा कैसे? तो लेकिन आपके मन में भी एक डर होगा कि सर 50 नंबर से कम ना रह जाए, 50 नंबर से कम ना रह जाए। यानी कि 100 नंबर की उम्मीद रखने वाला स्टूडेंट भी कई बार डरता है और उसके मन में एक सवाल आता है कि कहीं 50 नंबर से भी कम ना रह जाए। हां, तो ये डर क्या गलत है? नहीं, ये डर सही है। चीजों को रियलिस्टिक होकर देखने पर आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो आपके मिनिमम मार्क्स कितने हुए? 50। 50 नंबर आपके हैं मिनिमम मार्क्स। यहां पर मैं एग्रीगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, 50 नंबर। तो ये 50 नंबर आपके लिए क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट मार्क्स। ब्रेक इवन पॉइंट मार्क्स। अब इन ब्रेक इवन पॉइंट मार्क्स को अचीव करने के लिए अगला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए कि सर वो कौन से 4 या 5 चैप्टर हैं जहां से 50 नंबर को सिक्योर करना संभव है? वो कौन से टॉप चैप्टर हैं जहां से मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? आपके मन में ऐसा सवाल आना चाहिए। जब ये सवाल आएगा तभी तो आप स्कैनर खंगालोगे, तभी तो आप जो YouTube पे मैंने डाली है वीडियो उसको देखोगे कि वो कौन से 5 चैप्टर हैं जहां से सर ने बताया था 75 नंबर का पेपर आने के चांसेस हैं। तो देखा आपने कैसे 100 नंबर का टारगेट रखते हुए मिनिमम मार्क्स को इंश्योर करने के लिए अपनी एक रणनीति बनाई। वैसी ही कंपनियां करती हैं कि प्रॉफिट तो बहुत कमाना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनका 95% मार्केट शेयर हो, वो चाहती हैं कि उनका 90% मार्केट शेयर हो, बट डर होता है कहीं लॉस ना हो जाए। तो कहीं लॉस ना हो जाए इस बात को इंश्योर करने के लिए वो निकालती हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल्स, जिसको हम टेक्निकल शब्दों में बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कैसे निकालते हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालने के बाद क्या करती है कंपनी? जो भी उनकी सेल्स टीम के लोग होते हैं उन सबको इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, हां जी मिस्टर राम, आपको आपकी टेरिटरी के अंदर इतनी सेल तो करनी होगी, आपको मिस्टर श्याम, आपको आपकी टेरिटरी के अंदर इतनी सेल तो करनी होगी। यानी कि जब सेल्स करने का टारगेट आपने इंडिविजुअल लेवल फिक्स कर दिया, अब उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है उतना सेल करने की। और ध्यान देना, जब कस्टमर खुश होता है तो ऑटोमेटिक सेल बढ़ने लग जाती है। बिजनेस के प्रति अगर कभी आपको मोटिवेशन चाहिए हो तो एक मूवी आई थी रॉकेट सिंह, शायद यही नाम था, रॉकेट, रणबीर कपूर है, रणबीर सिंह है, पता नहीं, ऐसा कुछ नाम है एक्टर का। तो ये मूवी आप जाकर देखना, इससे आपको पता पड़ेगा, बिजनेस सेंस के बारे में समझ आएगी। कैसे उस व्यक्ति ने एक कंपनी में रहते हुए काम करना सीखा और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कैसे अपना एक बिजनेस डेवलप कर लिया, और एक टाइम ये आ गया कि उसके रिपोर्टिंग ऑफिसर जो थे उसको उसकी कंपनी खरीदने के लिए कुछ पेमेंट ऑफर करना पड़ गया। तो ये जज्बा, तरीका जो आपको उस मूवी में सिखाया है, वहां पर ये टेक्निक का इस्तेमाल किया है। चीजों को पहले सीखो, इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट आएगा। तो चैप्टर नंबर 6 डिसीजन मेकिंग। सबसे पहला पॉइंट है आपका CVP एनालिसिस, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। इसके अंदर कॉस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है वॉल्यूम पर, कॉस्ट का क्या इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट पर, वॉल्यूम का क्या इंपैक्ट पड़ता है कॉस्ट पर, वॉल्यूम का क्या इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट पर। ये 4 प्रकार के एनालिसिस इस हेड में किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे लिखा मैंने कॉस्ट, यहां पे लिखा मैंने वॉल्यूम और यहां पे लिखा मैंने प्रॉफिट। पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट
कम हो जाएगा, क्योंकि आज के इस मॉडर्न कंपटीशन के दौर में सेलिंग प्राइस को बढ़ा पाना संभव नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट के अंदर। अगर कॉस्ट कम कर दी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और कॉस्ट कम करने के तरीके क्या है? कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, प्रोसेस इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जस्ट इन टाइम परचेज सिस्टम, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये सारे तरीके हैं जो ऑलरेडी हम अपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके। तो ये था आपका एनालिसिस नंबर 2। एनालिसिस नंबर 1, एनालिसिस नंबर 2। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो बताओ जरा कॉस्ट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब कोई कंपनी ज्यादा सेल करती है तो ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। जब ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है, तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट जब कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 4, अगर वॉल्यूम कम है तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आएगी, और जब कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसे बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आपको लग रहा होगा सर यहां से एक बात समझ में आती है कि जो कंपनी बड़े वॉल्यूम पे काम करती है वो कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करके ज्यादा मुनाफा, मोटा मुनाफा कमा सकती है। बिल्कुल सही बात आपको समझ में आई। तो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते वक्त या कोई प्रोडक्ट जिसे ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है उसके रिगार्डिंग कंपनी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जरूर करती है, ताकि उसको पता लगे कि मिनिमम कितना प्रोड्यूस करो कि कॉस्ट कम हो प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, कॉस्ट कम हो प्रॉफिट बढ़े। तो ये था आपका CVP एनालिसिस। पेज नंबर 2 पे आ जाओ। CVP एनालिसिस को आपके स्टडी मैट में 4 कैटेगरी में तोड़ा गया है, यानी 4 ऐसी सिचुएशन जहां पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किया जाता है। अगर आपके लिए मैं बोलूं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट को इस प्रकार से कि टाइम, क्वेश्चन एंड मार्क्स एनालिसिस, टाइम, क्वेश्चन एंड मार्क्स एनालिसिस, ये आपको करना चाहिए अपने सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त। देखो, ज्यादा टाइम डिवोट करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, टाइम खोटी करने की बात नहीं कर रहा। ज्यादा टाइम डिवोट करोगे ज्यादा मार्क्स आएंगे, कम टाइम डिवोट करोगे कम मार्क्स आएंगे। तो ये हो गया टाइम और मार्क्स का एनालिसिस। अच्छा, अब क्वेश्चन एंड टाइम का, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा। ध्यान देना, मैंने कहा शुरू में ज्यादा क्वेश्चन करोगे, शुरू में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप फील करोगे कि आपका टाइम पर क्वेश्चन कम हो गया है। यानी कि ज्यादा क्वेश्चन करने पर आपका टाइम पर क्वेश्चन कम हो जाता है, और जब टाइम पर क्वेश्चन कम हो जाता है इसका मतलब है 10 घंटे में आप अब ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये आपके हिसाब से है टाइम, क्वेश्चन, मार्क्स एनालिसिस। ये एनालिसिस आपको आपके हर सब्जेक्ट के चैप्टर के हिसाब से करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं अगर चैप्टर नंबर 1 स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो भाई चैप्टर नंबर 1 के अंदर कितने क्वेश्चन है? उदाहरण के लिए मान लिया 10 क्वेश्चन है। उदाहरण के लिए मान लिया 10 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 कमिंग अटेम्प्ट के अंदर कितने नंबर का आने की उम्मीद है? तो कैसे निकालेंगे? पिछले अटेम्प्ट के मार्क्स को एवरेज निकालो, एवरेज मार्क्स। पिछले 2 अटेम्प्ट में 10-10 नंबर का आया तो 10 + 10 / 2 मतलब 10 नंबर का आएगा। यानी कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर का आने की उम्मीद है। तो अब उन 10 क्वेश्चन को 10 नंबर का 10 क्वेश्चन करने के लिए 10 नंबर आप सिक्योर कर लोगे। तो शुरू में जब आप 10 क्वेश्चन करोगे ना तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम पर क्वेश्चन ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है शुरू में आपको लगे बोरियत, आपको लगे सर मन नहीं कर रहा, आप फटाफट से कॉपी रजिस्टर दूर करके यूट्यूब में लग जाओ और फालतू की वीडियोस देखो। अगर आप काम की वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, लेकिन अगर आप फालतू की वीडियो देख रहे हो तो टाइम को बेकार कर रहे हो, है ना। और टाइम को अगर आप बेकार करोगे तो टाइम आपको बेकार कर सकता है, कर देगा नहीं, क्या कर सकता है। हो सकता है आपके अंदर कोई कैपेबिलिटी हो, यूट्यूब की फालतू वीडियो जिनको मैं कह रहा हूं, क्या पता कल को आप भी कोई यूट्यूब पर अच्छी वीडियो बनाकर बड़े यूट्यूबर बन जाए, बड़ा नाम कमा ले। काफी लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में नाम कमाया है। तो यहां पर चांसेस हैं, अगर आपके अंदर वो स्किल नहीं है और फिर भी आप ऐसी वीडियोस को देख रहे हो ज्यादा समय तक, एक लंबा समय वहां पर खराब कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है
कि आपकी लाइफ पर वो नेगेटिव इंपैक्ट दे दे। लेकिन अगर रीजनेबल टाइम दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन चाहिए होता है, माइंड को डाइवर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स होता है। तो ये था टाइम क्वेश्चन मार्क्स एनालिसिस, जो आपको आपके हर चैप्टर का करना चाहिए। इसके बाद आपको पता पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपको कितने घंटे में और किस तरीके से करना चाहिए। तो 4 सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर 4। इन 4 सिचुएशन आपके स्टडी मैट के अंदर हैं। हालांकि इसके अलावा और भी सिचुएशंस हैं जहां पर CVP एनालिसिस किया जाता है, लेकिन ये 4 सिचुएशन ऐसी हैं जो आपके कोर्स में है। यानी इन 4 परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से एक कंपनी कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस करेगी, इसको हम सीखेंगे। सबसे पहला आपका है सिचुएशन नंबर 1, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस। एक्टिविटी बेस्ड, आपको बता दूं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ा होगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है? आप आइडेंटिफाई करो उन एक्टिविटी को जिससे कॉस्ट बढ़ती है, कॉस्ट घटती है, और अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट को निकालने के लिए कॉस्ट ड्राइवर्स के बेस पर कॉस्ट को चार्ज करो, कॉस्ट पर यूनिट को निकालो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं इस एनालिसिस को सुनने से पहले, और चाहे तो आप इस वीडियो को सुनते रहें, और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो एक बार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन आप कर लेना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का कोई भी एक क्वेश्चन, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से ये इंपैक्ट करता है उन कंपनीज को जहां पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। देखो, कंपनीज को मैं 2 कैटेगरी में तोड़ देता हूं। एक वो कंपनी जो देसी तरीका फॉलो कर रही है, उसको एक्टिविटी से मतलब ही नहीं है, उसने कभी नाम ही नहीं सुना कि आखिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता क्या है, उसको नहीं पता। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर प्रोडक्शन के बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ती है, तो जो कॉस्ट बढ़ रही है वो है वेरिएबल कॉस्ट, वो है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप पढ़ाई करते हो, लैपटॉप है आपके पास रजिस्टर भी होंगे, पेन भी होगा। जितने ज्यादा पेन आप इस्तेमाल करोगे उतनी टोटल पेन कॉस्ट जो आपकी पूरे साल की बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये पेन की कॉस्ट आपके लिए वेरिएबल कॉस्ट है। लेकिन अगर प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने से टोटल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता तो इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। उदाहरण के लिए, अगर आपने लैपटॉप रेंट पे ले रखा है तो चाहे आप लेक्चर देखो मत देखो, चाहे उस पर काम करो या मत करो, चाहे लैपटॉप को कहीं कोने में पटक दो, ये रेंट आपका फिक्स रहेगा, ना कम होगा ना बढ़ेगा, ना 1 इंच ज्यादा ना 1 इंच कम। इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जिस रूम पे आप रह रहे हो अगर वो रेंटेड है तो आप वहां पर रहो या ना रहो, पढ़ाई करो या मत करो, मौज मस्ती करो कुछ मत करो, टाइम खराब करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या रूम का रेंट कम हो जाएगा? नहीं। तो ये रूम का रेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो वो कंपनीज जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को तवज्जो नहीं देती, रेस्पेक्ट नहीं करती, वो बोलती है कि हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पर ही आइडेंटिफाई करेंगे, पर यूनिट बेसिस पर ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था पुराना तरीका। अब बात करता हूं आज के तरीके की। आज के तरीके की बात मैं अब करता हूं। आज के लोग, आज का बिजनेस और आज का बिजनेस ओनर और आज के आप कॉस्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट, आपको पता है कि कॉस्ट एक्टिविटी पर डिपेंड करती है, तो एक्टिविटी को पकड़ो। कॉस्ट एक्टिविटी पर डिपेंड करती है तो एक्टिविटी को पकड़ो। अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो आप समझ सकते हो कि कॉस्ट प्रॉपरली एलोकेट कर पाएंगे आप। कॉस्ट प्रॉपरली एलोकेट कर पाएंगे आप। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का और नॉर्मल कॉस्टिंग का। मान लीजिए आप और आपका एक प्रिय मित्र, आपका एक दोस्त, आप दोनों किसी के भी बर्थडे पर, मतलब या तो आपका बर्थडे होगा या आपके दोस्त का, नहीं बर्थडे मत लो,
मान लो कि मानना क्या है कि ये मान लो कि एक दिन आप और आपके दोस्त दोनों क्वालिफाई हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। तो पहले दोस्त ने आपको बोला, दूसरे दोस्त ने आपको बोला कि भाई पार्टी। तो आपने बोला अच्छा भाई पार्टी, क्योंकि भाई पास तो वो भी हुआ है, तो आप उससे पार्टी मांग रहे हो, वो आपसे पार्टी मांग रहा है। तो आप ये बात समझ गए कि भाई मैं पास हुआ हूं तो मुझे अपने दोस्त को पार्टी देनी चाहिए। उस प्रकार से आपका दोस्ती मान गया कि भाई अगर वो पास हुआ है तो उसे आपको पार्टी देनी चाहिए। तो आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि आप दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में जाएंगे। एक रेस्टोरेंट में आप जाएंगे और वहां पर जो भी खाना है ऑर्डर करेंगे, जो मन कर रहा है। आइसक्रीम खानी है मंगा लो, कोल्ड ड्रिंक पीनी है मंगा लो, खाना 3-4 सब्जियां मंगा लो, जो आपका मन करे। अगर आपको नूडल्स खाने नूडल्स मंगा लो, तो जो मन करे जिसका भी, दोनों में से मंगाते रहो मंगाते रहो मंगाते रहो। तो आप दोनों ने, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये मान लीजिए आप हैं और ये मान लीजिए आपके दोस्त हैं। ये मैंने सिर्फ इंडिकेशन दिया है, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये दो मैंने मान ली। अब मान लीजिए मैं बड़ा ही छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको रिलेट कर पाए। आपके दोस्त ने रोटियां ऑर्डर की और एक सब्जी ऑर्डर की, मान लो एक सब्जी। आपने बोला, वैसे तो मैंने कहा कि दिल खोल के ऑर्डर करो, लेकिन आप दोनों ने बोला कि नहीं यार, बाहर का खाने से ना ठीक नहीं रहती हेल्थ, तो हम वही खाएंगे जो घर पे खाते हैं, मगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो ये लो जी कोल्ड ड्रिंक। अब जिस तरह मुझे खांसी है, मान लो आपके दोस्त को भी खांसी थी, तो उसने बोला मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा। तो उसने बोला कि मैं तो नहीं पीऊंगा कोल्ड ड्रिंक, और आपने बोला कि हाँ भाई एक कोल्ड ड्रिंक मंगा दो। तो लेकर आ गया वेटर कोल्ड ड्रिंक। अब आपने बोला, आपने रोटी का ऑर्डर किया, सब्जी का ऑर्डर किया। तो देखो, रोटी आपने खाई 2, आपके फ्रेंड ने खाई 4। आप पतले दुबले और वो थोड़ा सा बल्कि हेल्दी था। सब्जी दोनों ने इक्वल इक्वल खाई, यानी कि 50% और 50%। टोटल बिल बना, मान लो टोटल बिल बना मान लो 500 रुपए। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बहुत ही बेसिक सा। अच्छा, इस 500 रुपए में क्या क्या होगा, क्या क्या लिखा होगा? रेस्टोरेंट ने रोटी मंगाई 6, इसके इतने पैसे हुए। सब्जी मंगाई, इसके इतने पैसे हुए। एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई, इसके इतने पैसे हुए। अच्छा, 500 रुपए में आप दोनों क्या करोगे? आप तो आप दोनों ने डिसाइड किया था कि जितने का बिल बनेगा आप उसे आधा आधा बांट लोगे। तो 250 रुपए आपको देने पड़े और 250 रुपए आपके दोस्त को देने पड़े। अब हुआ क्या, 250 रुपए देकर आप दोनों अपने अपने घर चले गए। एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन बोल दिया और बोला भाई अब इंटरव्यू के टाइम मिलेंगे, कल मैच करेंगे, मैदान में मिलेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। लेकिन जब घर पहुंच गए आप, तो आपको याद आया कि आपने कॉस्टिंग के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ा था और पुरुषोत्तम सर ने कहा था कि उस नॉलेज का फायदा ही क्या जिसको आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना करो। तो आपके दिल में आया, आपको लगा कि यार हमने जो ये 250 बांट लिया है, ये तो हमने गलत बांट लिया। यानी कि रोटी की जो कॉस्ट है इस 500 रुपए में, उसे हमें रोटी के रेशो में बांटना चाहिए था। सब्जी की कॉस्ट को हमें आधा आधा बांटना चाहिए था और कोल्ड ड्रिंक की पूरी कॉस्ट दोस्त नंबर 1 को देनी चाहिए थी। बताओ, क्या आप सही सोच रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, फाइनेंशियल फैक्टर के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट। इसी को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी कि कॉस्ट की कौन सी एक्टिविटी है जिसके बेस पर वो कॉस्ट बढ़ रही है, घट रही है, उस एक्टिविटी को आपने आइडेंटिफाई किया और उसके बेस पर कॉस्ट को बांटा और कॉस्ट पर हेड निकाला। बताओ, क्या आपका दूसरा दोस्त आपकी बात पर एग्री करेगा? हां जी, उसने भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर किया है, बिल्कुल एग्री करेगा। तो समझ गए आप डिफरेंस? नॉर्मल कॉस्टिंग में क्या होता, दोनों भाई भाई हैं, 250 पे करेंगे। अब यहां पर क्या हुआ, दोनों भाई भाई तो है बट दोनों सीए भी तो है, दोनों ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर भी तो पढ़ा है। भाई देख, आधा आधा तो नहीं करेंगे। जिसने जितना एक्टिविटी कंज्यूम की, जिसने जितना खाया, उतना पेमेंट वो करेगा। यह है नॉन फाइनेंशियल फैक्ट, सॉरी यह है फाइनेंशियल डिसीजन। ध्यान देना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलता है एडवाइस करो कंपनी घर में बनाकर बेचे या चाइना से इंपोर्ट करके बेच दे। तो पहले तो डिसीजन देना हमें फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई घर में बनाकर बेचो, सस्ता पड़ रहा है भाई, प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन नीचे एक नोट लिख देना, नीचे एक नोट लिख देना, ऑन नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड्स हमारी क्वालिटी चाइना वाली क्वालिटी से कुछ कम है, इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि शुरुआत में चाइना का माल इंपोर्ट करो और बेचो। समझे? इसी प्रकार से जब यहां पर डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो आप क्या करोगे? आप खुद को एडवाइस करोगे, इट इज एडवाइज्ड ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड,
कि आपको इस बिल को एक्टिविटी वाइज ब्रेक कर कर एक दूसरे को कॉस्ट एलोकेट करनी चाहिए थी, बट ऑन नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। क्योंकि आप दोनों दोस्त हैं, इतना बड़ा ओकेजन, सीए बन गए भैया। एक ऐसा ड्रीम जो बहुत लोग देखते हैं बट कुछ लोग पूरा कर पाते हैं, चंद लोग। उन चंद लोगों में आप हैं। तो सोचो, आप बोलोगे ठीक है ना यार, 250 रुपए की जगह 200 रुपए देता, एक्स्ट्रा मैंने कितने दिए? 50 रुपए। तो 50 रुपए दोस्ती के नाम। समझ में आ गई बात? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है और नॉर्मल कॉस्टिंग में क्या होता है। तो आज के जमाने के जो कंपनीज हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की इंपॉर्टेंस को जानती हैं। इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालते वक्त फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिए, इस फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन हमने क्लास में करवाई है। अब वो डेरिवेशन यहां पर करवा पाना तो संभव नहीं है। तो ये होता है फॉर्मूला। अगर आपने मुझसे क्लास किया तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ सर, हमें पता है ये फॉर्मूला कैसे बना। तो फॉर्मूला ये है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, ये तरीका कौन सा तरीका है? ये है देसी तरीका, पुराना तरीका। इस तरीके का इस्तेमाल वो कंपनी करेगी जो पुराने जमाने की नॉर्मल कॉस्ट टेक्निक को फॉलो करती है, जिसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ए भी नहीं मालूम। लेकिन आज की मॉडर्न कंपनियां जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जानती हैं, जो हमारी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सेमिनार के अंदर जिनका मैनेजर बैठ के गया है, उसे बात समझ में आ गई है कि भाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेस पर निकालेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट के अंदर इन्होंने कुछ और भी ऐड करा है। एक है सेटअप कॉस्ट, एक है इंजीनियरिंग कॉस्ट। और आपको बता दूं, ये दोनों कॉस्ट के एग्जाम्पल जो आपको यहां पर दिए गए हैं, ये दोनों के दोनों आपके एक्टिविटी कॉस्ट है। और ये वो कॉस्ट है जो एक्टिविटी लेवल पर फिक्स रहती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सुबह सुबह वर्कर नहा धोकर चकाचक मंदिर में पूजा करके ऑफिस में आया, फैक्ट्री में आया। फैक्ट्री में आकर ऊपर वाले का नाम लेकर उसने मशीन के बटन को ऑन किया। मशीन के बटन को ऑन किया, 15 मिनट लगे मशीन को ऑन होने में। ये उसका नॉर्मल टाइम था, नॉर्मल सेटअप टाइम था। 15 मिनट के बाद यूनिट्स का प्रोडक्शन होता है। तो 15 मिनट में जो कॉस्ट आई, मान लेते हैं 1000 रुपए। क्या मान लेते हैं? 1000 रुपए की कॉस्ट आ गई इंप्लॉय के बटन दबाने पर। और ये कॉस्ट तो हमेशा आएगी। पूरे दिन में उसने अगर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो बताओ जरा, सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कितना? 1000 रुपए डिवाइड बाई 1000 यूनिट, यानी कि 1 रुपया। अच्छा, अब बात करते हैं अगले दिन की। अगले दिन इंप्लॉय थोड़ा बीमार पड़ गया। घर से वो 9 बजे की जगह नहा धोकर चकाचक मंदिर में पूजा करके 1 बजे दफ्तर पहुंचा, फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री पहुंचकर उसने मशीन के बटन को ऑन किया। सेटअप होने में लगे 15 मिनट। बताओ जरा, टोटल सेटअप कॉस्ट कितनी आएगी? 1000 रुपए। भाई सेटअप कॉस्ट तो सेम रहेगी ना? हाँ, सेम रहेगी। अब 1 बजे काम शुरू किया है और मान लो बाकी बचे दिन में सिर्फ 500 यूनिट बना पाया, सिर्फ 500 यूनिट बना पाया। तो क्या बोलोगे आप? सेटअप कॉस्ट पर यूनिट कितना? अब ये हो गया 2 रुपए, यानी 1000 रुपए डिवाइड बाई 500 यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट। तो पहले के देसी लोग क्या बोलेंगे? सेटअप कॉस्ट वेरिएबल है। क्या बोलेंगे? सेटअप कॉस्ट वेरिएबल है। सेटअप कॉस्ट वेरिएबल है क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गया। अच्छा, लेकिन जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले लोग हैं वो क्या बोलेंगे? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो कंपनी फॉलो कर रही है वो क्या बोलेगी? सेटअप कॉस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट है। वो इंप्लॉई मशीन का बटन चाहे 9 बजे दबाए, चाहे 10 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 5 बजे, कॉस्ट आनी है 1000 रुपए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इस्तेमाल करने वाली कंपनी जब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालती है ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने के पर्पज से, तो वो उसको भी फिक्स कॉस्ट के साथ ऊपर ऐड कर देती है। समझ गए लॉजिक? तो फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल इंजीनियरिंग कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो कैसा लगा आपको ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सीवीपी एनालिसिस? डिटेल में समझाया मैंने, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। अगर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करो, इतने में पानी पी लेता हूं।
एग्जाम के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंपनी फॉलो करती है, उस समय ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालें, इसके ऊपर ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, स्टडी मैट में दिया गया है। इस क्वेश्चन को एक बार कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिचुएशन नंबर 1 थी। सिचुएशन नंबर 2, जब अनसर्टेन हो कंडीशंस तो कैसे निकालें ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। हमें यह पता ही नहीं कि मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकेगा या नहीं, अनसर्टेन। हमें पता ही नहीं कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी। हमारा एस्टिमेट है 30 रुपए भी आ सकती है और 35 रुपए पर यूनिट भी आ सकती है। यानी कि सिचुएशंस बड़ी अनसर्टेन है, हमें नहीं पता। हमको नहीं मालूम कि कितनी कॉस्ट आने वाली है, हमको नहीं मालूम कितनी यूनिट्स बिकने वाली है, हमको नहीं पता इस मशीन को खरीदने में कितना खर्चा होगा, क्या सेलिंग प्राइस कस्टमर देना चाहेगा, हमको नहीं मालूम। तो जब सिचुएशंस बड़ी अनसर्टेन हो तो कैसे निकालें ब्रेक इवन पॉइंट, यह है आपका सेकंड सिचुएशन, सेकंड कंडीशन। इस केस के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग सेलिंग प्राइस के लेवल पर होने वाले प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम टाइम हम हमेशा इस कंडीशन के अंदर ही होते हैं। जब भी कोई डिसीजन आप लेंगे तो आप सिचुएशन नंबर 2 में अपने आप को पाएंगे। मैं भी जब कोई डिसीजन लेता हूं तो अपने आप को सिचुएशन नंबर 2 में ही पाता हूं, अनसर्टेन। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कल को कोरोना की मेडिसिन आएगी कि नहीं आएगी, मुझे नहीं मालूम। बाहर निकलने पर कोरोना होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम। लेकिन मैं काम करता हूं प्रोबेबिलिटी पर, यानी कि इतनी कोशिश करो कि 90% चांस कम हो जाए कोरोना होने के, 95% चांस कम हो जाए कोरोना होने के, यानी कि मैं प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे व्हाट्सएप पर एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया, बहुत ही अच्छा एक इमेज आई, जिसमें लिखा था कि अगर बाहर निकलते वक्त मैंने मास्क पहन रखा है और जिस व्यक्ति से मैं डील कर रहा हूं उसने मास्क नहीं पहन रखा और वो कोरोना पॉजिटिव है, मैंने मास्क पहना हुआ है, उस व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना और वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, तो 70% चांस है कि मुझे कोरोना हो जाए। 70%। देखा, मास्क पहनने के बाद भी मुझको 70% चांस है कि कोरोना हो जाए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को कोरोना है और उसने मास्क नहीं पहना है। सिचुएशन नंबर 2, अगर मैंने मास्क पहना है और सामने वाले व्यक्ति ने भी मास्क पहना है, उसे कोरोना भी है, वो कोरोना पॉजिटिव भी है, ऐसे केस के अंदर मुझे कोरोना होने के सिर्फ 1.5% चांस है, सिर्फ 1.5%। तो देखिए आपने सिचुएशन कितनी अनसर्टेन है। तो अब यहां से क्या सीखने को मिला, यहां से यह सीखने को मिला कि मास्क पहनने के बाद हम 30% सिक्योर तो हैं। मास्क पहनने के बाद हम 30% सिक्योर तो हैं, सिर्फ 30%। और अगर हम इस बात को इंश्योर कर दें कि जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम डील कर रहे हैं, उसने भी मास्क पहना हो, तो हम 98.5% अपने आप को सेव कर सकते हैं कोरोना पॉजिटिव होने से। सिचुएशन अनसर्टेन है, तो कंपनीज के अंदर भी ऐसा ही होता है, मैक्सिमम टाइम सबके संग ऐसा ही होता है। तो हमें डिसीजन लेना होता है प्रोबेबिलिटी के बेस पर। जहां पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी है हमारे फेवर में, हमें वो काम करना चाहिए, हमें वो काम करना चाहिए। बाद में पता पड़ेगा डिसीजन सही था या गलत था। अभी हमारे हाथ में है मैक्सिमम परसेंटेज को अपने फेवर में कर पाना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करते हो तो 60 to 70% चांस है कि एग्जाम में आप पास कर जाओगे, 60 to 70%। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि अगर आखिरी के 3 महीने में
आखिरी के 3 महीने में अपने पूरे कोर्स को आपने 3 बार रिवाइज कर दिया और दिन में पढ़ने की 3 शिफ्ट लगा दी, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो मैं आपको बोलूं कि आपके पास होने के, इवन रैंक लाने के चांसेस 90% से ज्यादा है। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन बेस्ट है? आपको समझ में आ रहा होगा सर, ये ट्रिपल वाला ऑप्शन बेस्ट है। आखिरी के 3 महीने में अपने संपूर्ण कोर्स को 3 बार रिवाइज कर दो और 6-6 घंटे की 3 शिफ्ट लगा लो पढ़ाई करने में, तो 90% चांस है कि आप सफल होगे, आपकी रैंक भी आ सकती है, टॉप भी कर सकते हो। तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने कैसे निकाली? ये प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली अपनी एस्टिमेशन के बेस पर, पास्ट रिजल्ट के बेस पर। हमने देखा जो बच्चे पास होते हैं वो कितना पढ़ते हैं, जब मैंने सीए किया था तो मैं कितना पढ़ा था, तो इन सबको ऑब्जर्वेशन में रखते हुए एक आइडिया मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ भाई इतने घंटे आपने पढ़ा, इतने रिविजन आपने किए, तो आपके पास होने के इतने % चांसेस हैं। अगर आपने एक बार रिविजन किया, दिन में 10 से 12 घंटे पढ़े, 60% चांसेस पास होने के अभी भी हैं। बट अगर आपको पास होने के चांसेस बढ़ाने हैं तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो सिचुएशन हमेशा ही क्या मिलने वाली है हम लोगों को? अनसर्टेन। ऐसी ही कंपनीज को सिचुएशन मिलती है अनसर्टेन। तो देखो, उनको यह नहीं पता होता कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर होगी, सेलिंग प्राइस कितना कस्टमर एक्सेप्ट करेगा। इसी चक्कर में प्रॉफिट के अंदर बड़े वेरिएशन होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थ्योरी का इस्तेमाल करके अलग अलग सेलिंग प्राइस के लेवल पर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इतने % चांस है इतना एक्सेप्ट करेगा, इतने % चांस है इतना एक्सेप्ट करेगा, और जहां पर मैक्सिमम % कंपनी के फेवर में होती है वहां पर डिसीजन ले लिया जाता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन। तो यह था आपका सिचुएशन नंबर 2, जहां पर कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स को निकालती है अलग अलग सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के कॉम्बिनेशन पर। अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया, सेलिंग प्राइस कम करना पड़ सकता है। सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो हो सकता है डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो सकती है। समझ में आई बात? तो यह है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व थ्योरी, सिचुएशन नंबर 2, जहां पर निकाला जाता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का एनालिसिस। सिचुएशन नंबर 3, सीवीपी एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपने अक्सर सुना होगा कि कितनी यूनिट्स बेचें कि लॉस ना हो, कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स। तो आपको बता दूं, आपको यहां मिला होगा प्रोडक्ट। यहां पर बात की गई होगी ट्रेडर्स की, मैन्युफैक्चरर्स की, जो ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जो कस्टमर को दिखाई देता है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स, हमें भी निकालना पड़ता है ब्रेक इवन पॉइंट। एम्प्लॉइज को हायर किया तो हमें भी निकालना होता है कि कैसे हम ऐसा इंश्योर करें कि लॉस ना हो। एक डॉक्टर जब एक नया क्लिनिक खोलता है तो वो इंश्योर करता है, वो चेक करता है कि कितने पेशेंट कम से कम आ जाएं कि लॉस ना हो। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस सर्विस सेक्टर में भी लगाया जाता है। आपके घर के पास जब कोई व्यक्ति ब्लड टेस्ट सैंपल की लैब खोलता है, जहां पर कि ब्लड टेस्ट सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट रिपोर्ट निकाली जाएगी, तो वो भी चेक करता है हर महीने कितना रेंट देना पड़ेगा, अच्छा इतने एम्प्लॉय हैं, इसकी सैलरी कितनी है, कितने नंबर ऑफ टेस्ट हर महीने करने पड़ेंगे ताकि हमें लॉस ना हो। जब उसको ये नंबर पता लग जाता है ना, तो फिर वो क्या करता है, वो अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर डील करता है कि डॉक्टर साहब कभी भी कोई टेस्ट करवाना हो तो मेरे यहां रेफर कर देना, आपको 30% कमीशन दूंगा। केमिस्ट वाले भैया, जब भी आपके यहां पर कोई व्यक्ति पूछे कि कौन सी अच्छी लैब है, आप मेरे पास भेज देना, आपको 30% कमीशन दूंगा। तो जब उसको पता पड़ा कि कितने नंबर ऑफ टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे ताकि लॉस ना हो, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इन सर्विस सेक्टर। बात करते हैं एनजीओ की। एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका पर्पस
प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। सपोज करिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट किसी व्यक्ति ने खोली, जहां पर उसका पर्पस है गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड करना, उनको कपड़े लत्ते प्रोवाइड करना, उनको बेसिक नीड्स शेल्टर प्रोवाइड करना, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करना। उसका पर्पस पैसे कमाना नहीं है, उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो लोगों से दान लेता है और उस दान से गरीबों को मुफ्त भोजन करवाता है, खाना खिलवाता है, कपड़े देता है। तो क्या ऐसी एंटिटी को ब्रेक इवन पॉइंट नहीं निकालना चाहिए? इनको भी निकालना पड़ता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट डोनेशन, यानी कितना डोनेशन तो लेना ही होगा ताकि एंटिटी चलती रहे, लोगों को मुफ्त में भोजन कराते रहें, गरीबों को कपड़े लत्ते दान करते रहें। तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से 80G में रजिस्टर करवा लेते हैं। 80G में रजिस्टर होने के बाद कोई व्यक्ति जो इन्हें डोनेशन देता है उसको ये सर्टिफिकेट देते हैं, जिसके बेस पर इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है। आपने पढ़ा होगा, तो देख रहे हैं आप। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से ये एंटिटी भी अपने एग्जिस्टेंस को कंटिन्यू करने के लिए दान कितना मिले इस बात पर ध्यान देती है। यह भी करती है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, और इसका प्रॉफिट इतना होता है कि लॉस ना हो। समझ रहे हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, बट इंश्योर करो कि लॉस ना हो जाए, क्योंकि लॉस अगर हो गया तो एंटिटी बंद हो जाएगी, और अगर एंटिटी बंद हो गई तो जिस पर्पस के लिए इस एंटिटी को खोला गया था वो कहां से चलेगी। तो यह था सिचुएशन नंबर 3। अब आ जाइए सिचुएशन नंबर 4 पर। जस्ट इन टाइम इन्वायरमेंट। अगर एक कंपनी जस्ट इन टाइम सिस्टम को इंप्लीमेंट कर चुकी है तो वो कैसे निकाले ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स, वो कैसे करे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देखो ये तो आपको पता ही है कि जस्ट इन टाइम के अंदर 2 कैटेगरी है, जस्ट इन टाइम परचेज एंड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। यानी कि मटेरियल तभी खरीदो जब रिक्वायरमेंट हो, मटेरियल तभी खरीदो जब रिक्वायरमेंट हो। जस्ट इन प्रोडक्शन का मतलब है फिनिश गुड्स तभी प्रोड्यूस करो जब कस्टमर ऑर्डर दे चुका हो, कस्टमर ऑर्डर दे चुका हो। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। तो अगर कंपनी के अंदर कंपनी ने जिट को इंप्लीमेंट कर रखा है तो वो कैसे निकाले ब्रेक इवन पॉइंट। तो ध्यान देना जरा, यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन जरा ध्यान देना, इस केस के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चेंज हो सकती है, ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। कैसे? जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं तभी रॉ मटेरियल खरीदूंगा जब रिक्वायरमेंट होगी, फालतू में खरीदकर स्टोर रूम में जमा नहीं करूंगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा सप्लायर जो आपके फोन घुमाने पर डिस्पैच कर दे। आपको करना पड़ेगा उस सप्लायर के संग एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, लीगल एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको, और लीगल एग्रीमेंट करने के बाद ही तो आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे कि हां अब ये टाइम पर डिस्पैच करेगा। क्योंकि लीगल बाउंडेशन के बाद एक जिम्मेदारी उसने लीगली एक्सेप्ट की है, इस बात को वो जानता है। और कोर्ट प्लस कानून, इनकी वैल्यू तो है ही। तो मटेरियल कॉस्ट कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अगर वो सोचे कि मुझे एक साल का एग्रीमेंट मिल गया, 1 साल का परमानेंट परचेजर मिल गया, हो सकता है प्राइस कम कर ले वो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका मटेरियल यूनिक है, ऐसे में प्राइस को वो बढ़ा भी सकता है। लेकिन नॉर्मली प्राइस को वो लोअर करता है। नॉर्मली 70% चांस है, 80% चांस है कि सप्लायर प्राइस को कम कर लेगा। इस केस के अंदर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को फिक्स्ड मानते हैं, फिक्स्ड यानी कि लेबर कॉस्ट को वेरिएबल नहीं मानते। अच्छा, फिक्स्ड मानते हैं तो यहां पर लेबर कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, यहां पर इंजीनियरिंग कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, है ना। इंजीनियरिंग कॉस्ट कहां से आई?
इंजीनियरिंग कॉस्ट आई आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग टेक्निक के वहां से। तो फिर निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये फर्क पड़ जाता है बस जस्ट इन टाइम अगर कंपनी ने इंप्लीमेंट कर रखा हो तो। कुल मिलाकर बात यह है कि कंपनी ने कुछ भी इंप्लीमेंट कर रखा हो, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है। फिक्स कॉस्ट को रखो ऊपर, वेरिएबल कॉस्ट को नीचे से माइनस करो सेलिंग प्राइस से, और निकल के आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स। तो ये था आपका CVP एनालिसिस। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी आ सकता है इसके बेस पर, और केस स्टडी वाला भी आ सकता है। प्रैक्टिकल कैसे? क्वेश्चन मुंह से बोल दे ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। केस स्टडी कैसे? क्वेश्चन मुंह से ना बोले ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। क्वेश्चन बस ये पूछे कि आप एडवाइस करो कितने यूनिट इनको बनानी चाहिए ताकि इन्हें नुकसान ना हो। आप एडवाइस करो क्या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इन्हें प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। सिचुएशन नंबर 1, अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को फॉलो करते हैं, जस्ट इन टाइम को फॉलो करते हैं, कंडीशंस अनसर्टेन है, तो ऐसी अलग अलग कंडीशन बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग दो प्रकार की होती है, हमेशा रहेगी। एक है शॉर्ट रन, एक है लॉन्ग रन। अगले 6 महीने में आप क्या पढ़ने वाले हो, अगले 3 महीने में कौन सा सब्जेक्ट आप खत्म करने वाले हो, यह है शॉर्ट रन डिसीजन मेकिंग। एक होती है लॉन्ग रन, मेरे को CA बनना है। आपने डिसीजन लिया होगा मेरे को CA बनना है, मतलब 5 साल का इन्वेस्टमेंट, 4 साल का इन्वेस्टमेंट। इट इज ए लॉन्ग रन डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस के अंदर डिसीजंस को 2 कैटेगरी में तोड़ा जाता है, एक शॉर्ट टर्म पीरियड का और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने की जिम्मेदारी मिडिल मैनेजमेंट की होती है, लो मैनेजमेंट की होती है। जैसे घर के अंदर छोटे छोटे डिसीजन मदर लिया करती है, जैसे आटा किस दुकान से लाना है, चावल कौन से वाले बढ़िया है, मसाला कौन से वाला अच्छा है। पिताजी लेते हैं बड़े डिसीजन, घर कहां खरीदना है, कौन सी कार खरीदनी है। तो ये हो गए आपके लॉन्ग टर्म और बड़े डिसीजन जहां पर ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन लो मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, और बड़े डिसीजन टॉप मैनेजमेंट। तो कंपनी के अंदर भी हर डिसीजन को ब्रेक किया जाता है और रेस्पेक्टिव डिसीजन उसके अधिकारी लेते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजन की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट। आपको बता दूं डिसीजन कोई भी हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, हमेशा रिलेवेंट कॉस्ट के ऊपर ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, अभी एक प्रैक्टिकल एक चीज हुई थी बीच में। आपको तो पता ही कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, इस बात के ऊपर काफी सारी बातें हो रही थी। एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज था कि सर एग्जाम दूं कि नहीं दूं, एग्जाम देने जाऊं कि ना देने जाऊं। तो मैंने YouTube में एक वीडियो अपलोड की और वहां पर बच्चों को डिसीजन लेने में मदद करने के लिए मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जिक्र किया था इनडायरेक्टली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उनको मैंने बोला कि आपको डिसीजन लेना है अगले 6 महीने के लिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि 6 महीने में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, एग्जाम देने में ज्यादा बेनिफिट है तो एग्जाम दो, भले ही कोरोना का टाइम चल रहा है। लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो एग्जाम मत दो। बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का तरीका। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर मैंने उनको यह बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि अगर आप CA क्वालिफाई भी कर गए, जुलाई में अगर एग्जाम होता और अगर आप CA क्वालिफाई भी कर जाते तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में जॉब नहीं मिलती, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की हालत खराब है, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है ना, GDP कम हो गई है। अब ये कब ठीक होगा, कोविड की मेडिसिन कब आएगी, वैक्सीनेशन कब आएगी, कोई नहीं जानता, अनसर्टेन सिचुएशन। तो अगले 6 महीने में CA बन भी गए तो कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं, सैलरी मिलने वाली तो है ही नहीं, और मान लो अगर मिलने वाली है तो बहुत ही कम है। अगर अभी 1 लाख मिलती तो वो घटकर 40,000 या 30,000 हो चुकी है एज पर करंट मार्केट सिचुएशन, और पॉसिबिलिटी है कि जॉब मिले ही ना। तो बताओ जरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई, 0। यानी अगले 6 महीने में CA बनने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0। ठीक है, कोई इनकम नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा, लेकिन अगर एग्जाम देने गए और कोविड हो गया तो, कोरोना पॉजिटिव आ गए तो रिस्क
ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। तो डिसीजन लेने का तरीका क्या बोलता है कि बेनिफिट होने के चांस तो दिख नहीं रहे, यानी कि बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी तो कम है, बट अगर रिस्क से गलती से कोरोना पॉजिटिव आ गए तो भाई साहब बड़ा खतरा आपने मोल ले लिया। अगर आप पता करोगे तो एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तो भैया उसको मिनिमम 5 लाख रुपए का खर्चा जेब में रख लेना चाहिए। अब सोचो 5 लाख रुपए का रिस्क, और सबसे बड़ी बात हमारी जान का रिस्क, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, हमारी जान का रिस्क, जान हमारी ज्यादा कीमती है। तो 5 लाख रुपए है हमारा रिस्क, कोरोना हो गया तो। अच्छा, क्वालिफाई हो गए तो बेनिफिट कितना? 0। मार्केट में जॉब तो है नहीं, तो करो जरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्टिंग सिखाई है अगर मैंने आपको, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट तो करो। आप खुद बोलोगे सर जुलाई का एग्जाम देना फायदेमंद नहीं है। डिसीजन ऐसे होता है, डिसीजन कभी इमोशन पर नहीं होता, फीलिंग्स पर नहीं होता, कैलकुलेशन पर होता है। पेन पेंसिल लेके बैठो, रजिस्टर में लिखो, बन गया तो ये फायदा, कोरोना हो गया तो ये नुकसान, करो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हमने इसके बेस पे उनको बोला कि आप जुलाई में अगर एग्जाम होते भी हैं तब भी एग्जाम मत दो, नवंबर में एग्जाम दे लेना, क्योंकि नवंबर में इकोनॉमी भी इंप्रूव करेगी। ऐसी ऊपर वाले से हमारी प्रार्थना है कि ठीक हो जाए सब कुछ, और आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में पता पड़ेगा कि नवंबर के बाद सिचुएशंस इंप्रूव होती है तो बेनिफिट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। समझ में आ गई बात? इसके ऊपर काफी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर घर वाले हमें फोर्स कर रहे हैं, हम नहीं देना चाहते जुलाई में एग्जाम, वो हमें दबाव दे रहे हैं। तो उनको बैठ के बताओ कि आपका डिसीजन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर के ऊपर ज्यादा दबाव दे रहा है। अरे भाई पड़ोसी दोस्त, पड़ोसी रिलेटिव पास हो जाएगा तो खो जाने तो पास, हम 6 महीने बाद हो जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसे बोलते हैं डिसीजन मेकिंग का सही तरीका। तो पहला था बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे कॉस्ट में कन्वर्ट करो। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको। उदाहरण के लिए मैं एक स्टोरी बना रहा हूं, काल्पनिक स्टोरी है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो मेरे घर में प्रिंटर नहीं है, मान लो, वैसे वो है लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो कि नहीं है प्रिंटर मेरे घर के अंदर, और मेरा भाई पढ़ाई करने के लिए दिन में 5-10 पेजेस का प्रिंट आउट निकालता है, उसे 10 पेज की प्रिंट आउट चाहिए। अच्छा मेरा भाई मेरे पास आया, उसने बोला यार एक प्रिंटर खरीद लेते हैं। मैंने पूछा कितने का आएगा? उसने बोला 15,000 रुपए का आएगा। तो मुझे कॉस्ट तो पता लग गई, कितनी? 15,000 रुपए। तो मैंने कहा भाई कॉस्ट कितनी? 15,000। फिर मेरे मन में आया कि बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? तो वो मुझे बेनिफिट बता नहीं पाया। उसने मुझे बोला कि भैया बेनिफिट तो कोई नहीं, मुझे आराम मिल जाएगा। मैंने कहा आराम मिल जाएगा मतलब क्या? कह रहा 10 पेज का प्रिंट करवाने के लिए मैं नीचे जाता हूं, सोसाइटी के बाहर जाता हूं और प्रिंट करवा के लाता हूं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 1 पेज कितने का प्रिंट होता है? तो उसने बोला 10 रुपए का। इसका मतलब है कि 10 पेज को प्रिंट करवाने के लिए मेरा भाई रोज 100 रुपए खर्च कर रहा था। तो ये था 100 रुपए का खर्चा। तो मैंने कहा ठीक है, इन पेपर की रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ती है? तो उसने बोल दिया कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ती है, महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो मैंने देखा कि यार महीने में 5 बार ही पड़ जाए तो 500 रुपए तो लग रहे हैं, तो 500 खर्च करूं या 15,000? बेस्ट क्या है, 500 खर्च करूं। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा भाई उन 10 पेज का प्रिंट आउट निकालने के लिए नीचे कार निकालकर उसमें जाता है प्रिंट आउट करवाने के लिए। कार निकालता है और कार निकालकर प्रिंट आउट करवाने के लिए जाता है। अब मर्सिडीज कार को एक बार ऑन कर दोगे तो ऑन करने का खर्चा बड़ा खतरनाक आता है। और मुझे पता पड़ा कि सिर्फ प्रिंट नहीं करवाता, ये प्रिंट करवाने के बाद एक राउंड मार कर आता है, एक चक्कर मार के आता है फालतू फंड का, और ये डेली जाता है, चाहे आप प्रिंट आउट निकालने हो चाहे नहीं निकालने हो। तो मैंने जब इस बात को ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा कि एक दिन में 100 रुपए, पूरे महीने में 3,000 रुपए, साथ में कार भी लेके जाता है और एक चक्कर मार के आता है। तो 3,000 प्लस लगा लो 3,000, कितना हुआ? 6,000। मैंने कहा यार 6,000 रुपए हर महीने खर्च कर रहा है ये, और अगर 2.5 महीने इसने ये काम कर दिया तो 15 लग गए जेब से। और मैंने ऑब्जर्व किया ये तो डेली जाता है। अब मुझे पता पड़ा कि अगर मैं 6 महीने की डिसीजन मेकिंग करूं तो 6,000 गुना 6, 36,000। अब सोचो मेरा भाई अगले 6 महीने के अंदर 36,000 रुपए खर्च करने वाला है।
अगर घर में प्रिंटर लेके नहीं आया मैं, अब बताओ मेरा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए? अगर बात समझ में आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, यस सर यू शुड बाय द प्रिंटर। आपको प्रिंटर खरीद लेना चाहिए। मैंने क्या करा यहां पर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने उसकी फीलिंग्स, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर उनको ध्यान नहीं रखा। अभी मैंने किसकी बात करी, फाइनेंशियल। समझ गए बात को? तो मैंने कैसे एक इंफॉर्मेशन को कॉस्ट में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन के बेस पर पेन पेंसिल रबर लेकर पेपर के ऊपर लिखकर डिसीजन लिया और समझ में आया कि बाइंग द प्रिंटर इज मोस्ट बेनिफिशियल टू मी। अगले ही दिन मैं गया मार्केट से 15,000 का प्रिंटर लिया, लाके घर में लगा दिया। तो ये मैंने एक काल्पनिक उदाहरण लिया आपको समझाने के लिए, इस प्रकार से डिसीजन मेकिंग की जाती है। दूसरा पॉइंट है आपका रेफर टू एज टैक्टिकल डिसीजन। टैक्टिकल डिसीजन मतलब होता है वो डिसीजन जिनका इंपैक्ट 6 महीने से लेकर 1 साल तक रहता है। अच्छा, 6 महीने से 1 साल तक जिनका इंपैक्ट रहता है। मैंने जब प्रिंटर का डिसीजन लिया तो मैंने 6 महीने का टाइम पीरियड कंसीडर किया था। ठीक बात है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है चूज अमंग ऑल्टरनेटिव। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। प्रिंटर खरीदूं, ऑप्शन नंबर 1। प्रिंटर नहीं खरीदूं, ऑप्शन नंबर 2। चूज करो विच वन इज बेनिफिशियल। चौथा, ऑफन हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। बड़ी खास बात है, शॉर्ट टर्म डिसीजन सुनने में शॉर्ट टर्म लगता है मगर इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पे भी पड़ता है। कॉस्टिंग की क्लासेस करनी है, आपने डिसीजन लिया, अच्छी फैकल्टी को चूज किया, इसका इंपैक्ट लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसका इंपैक्ट एग्जाम में दिखेगा, इसका इंपैक्ट आपके सोचने के तरीके में दिखेगा। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म पे पड़ता है। अगला पॉइंट है इमीडिएट और लिमिटेड टाइम फ्रेमवर्क, वही 6 महीने या फिर इमीडिएट इंपैक्ट। अगला पॉइंट है स्मॉल स्केल एक्शन दैट सर्व ए लार्ज पर्पस। छोटे छोटे काम करो जिनका इंपैक्ट ह्यूज होता है। जैसे घर में प्रिंटर को लेकर आने से मुझे मालूम पड़ा कि मेरी पेट्रोल कॉस्ट में सेविंग होने लगी है, और मेरा भाई जो फालतू में घूम के आता था उसने कम कर दिया, उस टाइम को वो पढ़ाई पे लगा रहा है, तो एक बेनिफिट मिला, इंपैक्ट हुआ। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की बात हमने यहां पे कर ली है और लगभग आज का टाइम भी हो चला है। तो चलिए आगे फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल्ड डिस्कशन, बिल्कुल डीप एनालिसिस, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझने से ऊपर बोलता हूं मैं, आपको फील हो रहा होगा कि डिसीजन कैसे लिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन कैसे लेना है ये कोई नहीं सिखाता, बस डिसीजन क्या लेना है इसको सब थोपते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन ऐसा क्यों करो, ऐसा ही क्यों करूं, इसका जवाब कोई नहीं देता। इसका जवाब आपको अपने आप से खुद को देना होगा और मदद लेनी होगी कॉस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर सिखाई गई टेक्निक की। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो देखने में मजा आया कि नहीं आया। इससे मुझे और मेरी टीम को पता पड़ेगा कि जो एफर्ट्स मैं आपके लिए लगा रहा हूं उससे आपको बेनिफिट हो रहा है। और ये वीडियो शेयर करिए उन स्टूडेंट से जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो डर में हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर, और साथ में इस वीडियो को लाइक करिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।